हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। पार्ट 3 है ये मेटल नॉन मेटल का वीडियो लेक्चर, जिस पे हम एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स को लेके डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स मैंने लिखा है और उनकी एक्टिविटी सीरीज़ को लिखा है। मतलब यहाँ पे जो आप ऑर्डर देख रहे हो, सबसे पहले मैंने पोटेशियम लिखा है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इस तरीके से जो मैंने मेटल्स को अरेंज किया है, ये सब इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिएक्टिविटी का मतलब सर, मतलब जैसे कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है मेटल्स में। ये सब के सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट एक हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी हमने इसको इसमें क्यों लिया है आप ये सोच सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। याद रखिएगा, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये पूरे के पूरे मेटल्स हैं। याद रखिएगा, पूरे के पूरे मेटल्स सीरीज हैं और हम लोग पढ़ भी रहे एक्टिविटी ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से है उसको हमने अरेंज किया है। तो सर यहाँ पर नॉन मेटल कैसे घुस गया, एक बात तो नॉन मेटल सर ऐसे घुसा है कि सर नॉन मेटल जो हाइड्रोजन है, आपको मालूम है कि इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सेप्शंस है। ये मेटल की भी प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक ना। ये एक पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग मेटल के लिस्ट पे डाले हैं। अब देखिए, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन होता है? सबसे रिएक्टिव मेटल्स जो होता है वो होता है पोटेशियम्स। उसके बाद जो रिएक्टिविटी होती है किसकी, सोडियम की। फिर टॉप टू बॉटम इस तरीके से रिएक्टिविटी घटते जाती है। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का नाम क्या है? गोल्ड और प्लैटिनम। ये सबसे कम रिएक्ट करते हैं। सबसे कम मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते, किसी से नहीं मतलब किसी से नहीं। इसलिए शायद हम लोग गोल्ड और प्लैटिनम को हम लोग इन सबको, सिल्वर को, इन सबको हम लोग ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जब सोने की कोई ज्वेलरी होती है, गोल्ड की जब ज्वेलरी होती है जो आप पहनते हो या प्लैटिनम का, वो 5 साल भी हो जाए, 10 साल भी बीत जाए ना, फिर भी वो करोड़ नहीं होगा। मतलब उसके ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ेगा, या उसकी जो लस्टर्स प्रॉपर्टी है, उसकी जो चमक है वो समय के साथ घटती नहीं है। ठीक है, तो मैं कह रहा था प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। सबसे पहले सोडियम की बात करूंगा, पोटेशियम की बात करूंगा। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको आप इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि किसकी प्रॉपर्टी क्या है। याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम जो है सबसे पहले में लिखा है, ये अल्काली मेटल्स के हैं, ग्रुप 1 के हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट के कंपेयर। आपको मालूम होगा ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं अल्काली मेटल्स, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि याद रखिएगा उनके वैलेंस सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस सेल में उनका एक इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा रीज़न ये बोलिएगा कि सर उनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स से। ठीक है, इसलिए ये रिएक्टिव ज़्यादा है सोडियम और पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर पोटेशियम सोडियम का, तो बात करूं मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पहले ग्रुप के एलिमेंट का नाम क्या है हमारा, जैसे कि लिथियम हो गया, ठीक ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक, फ्रांसियम है। उसी प्रकार सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं हमारे, बेरिलियम आते हैं, मैग्नीशियम आते हैं, कैल्शियम आते हैं, स्ट्रोंटियम आते हैं, इस तरीके से आते हैं। तो आपको मालूम है कि ये जो ग्रुप के एलिमेंट है, ये जो अल्काली मेटल्स हैं हमारे, अल्काली मेटल्स, ये काफ़ी सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये थोड़े से कम सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से कम सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण इसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है। इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए साइज इसकी क्या होती है बताइए मेरे को, साइज इसकी बड़ी होती है। जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, साइज उतनी बड़ी होती है। साइज बड़ी होती है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इंक्रीज करता है। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, डिक्रीज करती है। सबसे ईजिली अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है, तो कहिएगा सर पोटेशियम, फिर सोडियम। तो इस तरीके से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो प्रॉपर्टी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा भी है कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम चीज है। डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग पावर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। देखिए, रिड्यूसिंग का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ये बात याद रखिएगा। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये बात याद रखिएगा। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज करते हैं, जो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर जो है टॉप टू बॉटम अल्काली एक्टिविटी सीरीज में वो घटती है, ये याद रखिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या बताइए यहाँ पर, एबिलिटी टू रिड्यूस वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन। अब क्या बोल रहा है, सॉरी, रिड्यूस वाटर, हाँ रिड्यूस वाटर, तो वाटर को ये रिड्यूस कर देगा और पैदा क्या करेगा बताइए, हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि रिड्यूस वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन, रिड्यूस वाटर टू फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म लिख दीजिए, रिड्यूस वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन। इसका मतलब ये होते हैं कि जब ये सब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्म करते हैं।
हाइड्रोजन का गैस का फॉर्मेशन होता है। मैं दिखाऊंगा वो रिएक्शंस के लिस्ट दिखाऊंगा जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जितने भी हमारे अल्काली मेटल, जितने भी ये लिस्ट ऑफ मेटल्स हैं, जब ये पानी से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अभी सब नहीं करते हैं, जैसे कि मैं कह दिया कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो सबसे फास्ट ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो वैसे क्या होगे ना, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, पानी से रिएक्ट करने की जो क्षमता है या रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो घटती जाएगी। ठीक है, मतलब गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी ये तो पानी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो मैं रिएक्शन दिखाऊंगा आपको तो आपको पता चलेगा उसमें। फिर मैं और प्रॉपर्टी पढ़ूँ तो टॉप टू बॉटम में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स। हाँ, ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी दे के रखा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेटल जो है, रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो डिस्प्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट से। अब जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैं पूछूंगा कि सोडियम और पोटेशियम में बताइए मोर रिएक्टिव कौन है, तो सर पोटेशियम मोर रिएक्टिव कंपेयर टू सोडियम, या कैल्शियम मोर रिएक्टिव कंपेयर टू मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव टू अल्युमिनियम। तो देखिए मैं एक एग्जांपल कैल्शियम मैग्नीशियम से लेता हूं मैं, ठीक ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैल्शियम लिया है, यहाँ पर मैग्नीशियम लिया है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है बताइए। सर कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को देखिएगा, तो कैल्शियम ऊपर आ रहा है, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम का सॉल्ट ले लिया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या है, एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है। मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या है, सॉल्ट है। मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या है, सॉल्ट है। ऐसे और भी बहुत टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं, मैग्नीशियम एसीटेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे बहुत टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं। तो बस इतना ही सॉल्ट लिखा है अभी आपको समझाने के लिए कि देखिए कैल्शियम जो है वो मोर रिएक्टिव है। कैल्शियम जो हमारा है वो मोर रिएक्टिव कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो कैल्शियम के पास इतनी एबिलिटी है कि कैल्शियम क्या करेगा, इसके ये जो अनायन है, ये जो अनायन पार्ट आपको दिख रहा है, ये अनायन पार्ट को क्या करेगा, ये अपने तरफ ले लेगा। ठीक है, देखिए ले लिया है। देखिए कैल्शियम क्या हो चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हो चुका है। जो पहले मैग्नीशियम के पास OH होल्ड हुआ करता था, अभी कैल्शियम के पास है, और मैग्नीशियम आपका देखिए फ्री हो चुका है। एक चीज़ ध्यान से देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये रिएक्शन असल में जो हो रहा है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन, बस इतना के रखिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन है, बस इतना के रखिएगा। क्लास 10 के बच्चों के लिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बस इतना के रखिएगा। और रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया और मैग्नीशियम को रिड्यूस किया। खुद को ऑक्सीडाइज किया मतलब ऑक्सीडेशन किया खुद के लिए, और इसको क्या किया, रिड्यूस किया। तो देखिए यहाँ से RED और यहाँ से OX दोनों को मिलाइए तो रिडॉक्स बन जाएगा। तो जो भी हो, तो मैंने अब यहाँ पर क्या देखा कि कैल्शियम जो था, इसको या आप इसको एक सिंपल टर्म में क्लास 10 के लेवल में आप इसे कह सकते हैं, सर ये क्या है बताइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कह सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, OH का जो मॉलिक्यूल, ये OH Mg से अटैच था, अब ये OH कहाँ चला गया बताइए, कैल्शियम के पास चला गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह सकते हो आप इसको, ठीक ना। ठीक, अब देखिए फिर से देखिए, कैल्शियम के पास सल्फेट, देखिए मैग्नीशियम के पास सल्फेट था, अब ये सल्फेट को कौन ले लेगा, देखिए ध्यान से, ये कैल्शियम ले लेगा। आप समझ सकते हो, देखिए कैल्शियम सल्फेट हो चुका है और मैग्नीशियम फिर से हमारा देखिए अकेला हो गया। तो ये मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कैल्शियम जो है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू मैग्नीशियम, इसलिए। आई बात समझ में। आप चाहो ना तो कैल्शियम की जगह आप चाहो तो सोडियम भी दे सकते हो। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम है, और यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या कैल्शियम है। तो मैग्नीशियम के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सब चाहे तो मैग्नीशियम से सल्फेट खींच सकते हैं, सब ले सकते हैं। तो आप चाहते तो यहाँ पर सोडियम भी दे सकते थे, पोटेशियम भी दे सकते थे, है ना, ये सब दे सकते थे। पर आप सोचोगे कि मैं अल्युमिनियम दे दूं तो फिर ये रिएक्शंस होगा ही नहीं, फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्युमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो वो कभी भी मैग्नीशियम से सल्फेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ले नहीं पाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ और ऐड कर दिया है, ये सब एग्जाम्पल्स में पूछे गए हैं, वही सब एग्जाम्पल्स को प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्लास 10 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे वही सब एग्जाम्पल में देके आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम तो मोर रिएक्टिव है, कैल्शियम क्या करेगा, इसके हाइड्रोक्साइड को ले लेगा। आई बात समझ में। तो इसके हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम इसके सल्फेट को ले लेगा, ठीक ना। तो मैग्नीशियम के सल्फेट को ले लिया। अब यहां पर क्या हुआ, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऊपर सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड जो था वो सिर्फ कैल्शियम के पास चला गया, यहां पर जो सल्फेट था वो कैल्शियम के पास चला गया। पर यहां पर देखिए ये OH जो हुआ है इस कैल्शियम के पास गया है, और ये जो SO4 है वो इस मैग्नीशियम के पास गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन को ले लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए नाइट्रेट को ले लेगा, नाइट्रेट बन जाएगा। ये इस यहाँ से कार्बोनेट को लेगा तो कार्बोनेट बन जाएगा। आप देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। बस ये क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा, ये इसको ले लेगा सॉल्ट को। बस तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह आप कोई भी एलिमेंट को रखिए, बस आप प्रॉपर्टी इतना देख लीजिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए Ca में कैल्शियम दिया हूँ और मान लीजिए कैल्शियम दिया हूँ और मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दे दिया हूँ सोडियम ऑक्साइड Na2O दे दिया हूँ ऐसा, तो ये क्या रिएक्शंस होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। देखिए क्योंकि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कैल्शियम। कैल्शियम कभी भी सोडियम से ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो हमेशा जो भी सॉल्ट लिखोगे वो सॉल्ट हमेशा लेस रिएक्टिव होना चाहिए। वो सॉल्ट जो है देखिए हमेशा लेस रिएक्टिव होना चाहिए कंपेयर टू जो आप मेटल यहाँ पर दोगे, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। जो मेटल इसके अनायन को लेगा वो मेटल हो, जो मेटल इसके अनायन को लेगा वो हमेशा मोर रिएक्टिव होना चाहिए। ये क्लास 10 के लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड में कहूँ मैं तो ये कहूँगा कि कैल्शियम जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कंपेयर टू द गिवन सॉल्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ चुका है, मैंने ये जो बताया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलाता हूँ। यहाँ पर आप जैसे मैं यहाँ पे बताया, मैं ये आपको बताया कि एबिलिटी टू रिड्यूस वाटर, एबिलिटी टू रिड्यूस वाटर फ्रॉम एबिलिटी टू रिड्यूस वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन। मतलब वाटर को रिड्यूस करके वो क्या पैदा कर देंगे बताइए मेरे को? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देंगे। इसी को पूरे इसी स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, देखिए जितने भी मेटल्स हैं, द मेटल्स अबव द हाइड्रोजन्स, ठीक है, इन द एक्टिविटी सीरीज, ये क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब रिड्यूस कर सकते हैं। किसको रिड्यूस कर सकते हैं बेटा? रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड से। ये बात याद रखिएगा। मतलब ये स्टेटमेंट जैसा है एबिलिटी टू रिड्यूस वाटर लिखा हुआ है, वैसे यहां पे लिखिए एबिलिटी टू रिड्यूस एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन। आई बात समझ में? बट कौन सी एसिड? याद रखिएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। ये दो ही एसिड को ये लोग क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, और किसी एसिड्स को नहीं कर सकते। करने को तो कर सकते हैं पर फॉर्मेशन कुछ और होगा, पर हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन नहीं होगा। एबिलिटी टू रिड्यूस, जैसे यहाँ पे वाटर लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एसिड्स। एक और प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं, एबिलिटी टू रिड्यूस एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन। बट कौन सा एसिड? तो वो एसिड होगा HCl और वो होगा H2SO4, और वो कैसा? वो भी डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है, तो ही हाइड्रोजन गैस पैदा होगा। अब ले एसिड तो और भी कोई ले सकते हो, बट उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगा। चलिए मैं दिखा देता हूं कैसे, देखिए ध्यान से। तो मैंने यहां पर मैग्नीशियम लिया और HCl लिया, तो आप समझ सकते हो जब मैंने मैग्नीशियम और HCl लिया है बच्चे, तो मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करेगा तो देख सकते हैं इसके जो Cl है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, और ये बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया। ठीक उसी प्रकार से कोई भी मेटल अबव दी हाइड्रोजन, बस याद रखिएगा अबव दी हाइड्रोजन, कोई भी मेटल्स अबव दी हाइड्रोजन हो वो क्या करेगा? एसिड को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से ये क्या करेगा? सल्फेट को ले लेगा ये, देखिए, और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। एल्युमिनियम को देखिए, ये सल्फेट को ले लेगा। मैंने इसको बैलेंसिंग किया है, ये बैलेंसिंग फार्मूला लिखने का तरीका एक अलग होता है, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो बताइएगा कि सर ये फार्मूला कैसे लिखा जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा। तो ये एल्युमिनियम जो है जब सल्फेट से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है इस तरीके से, ठीक है। ये सल्फाइट है, सल्फेट नहीं, H2SO3 है। तो ये ठीक है, जैसे कि हाँ ये तुम्हारा आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरस एसिड है ये, H2SO3 को हम लोग सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो इससे रिएक्ट किया तो ऐसा बन गया, देखिए हाइड्रोजन गैस बन गया। बट बेटा मैंने आपको अभी तक दिखाया HCl दिखाया, H2SO4, H2SO3 दिखाया, और ये सब के सब डाइल्यूट्स थे। बट जब मैं आप नाइट्रिक एसिड लीजिएगा, ये नाइट्रिक एसिड को जो लीजिएगा वो डाइल्यूट ही लीजिएगा, और डाइल्यूट मतलब बहुत ही डाइल्यूट लीजिएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो अच्छी खासी होती है, बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू और एसिड के कंपेयर में। तो मैंने बहुत समझिए वेरी डाइल्यूट मैंने एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड, उसके साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो जिंक ना कभी हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर ही नहीं पाएगा। जिंक कोई भी मेटल नहीं कर पाएगा, कोई भी मेटल का मतलब अब ये तो करेंगे नहीं। याद रखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ अब हाइड्रोजन, तो याद रखिएगा अब हाइड्रोजन के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक ना। तो अब क्या होता है, ये क्या होता है जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, जब रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन जिंक नाइट्रेट तो करता है, जिंक नाइट्रेट तो करेगा ही फॉर्मेशन, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिंक नाइट्रेट का तो फॉर्मेशन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन गैस और H2O का फॉर्मेशन होगा। H2 नहीं होता है, H2O होता है। H2 पहले फॉर्मेशन होता है, पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि ये H2 को फर्दर क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है और H2O में कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में? होप्स आपको समझ आ रही होगी। ये सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा कि वाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड ओके टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। हाइड्रोजन फॉर्म तो होता है बट इट कैन फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर, दैट इज व्हाई नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस with metals and which kind of metals form hydrogen gas react with acid। तो याद रखिएगा above the activity series में क्या है हमारी all the metals above the hydrogen, बोलिएगा all the metals above the hydrogen। अब आप ऑप्शन दिखा रहेगा all the metals below the hydrogen, फिर above the hydrogen, फिर कुछ एग्जाम्पल दे देंगे ऑप्शंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। इस बार तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो होप सो इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा कि जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो किस तरीके का प्रतिक्रिया शो करेगा ये, जब ये हमारा सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो किस तरीके का प्रॉपर्टी शो करेगा। होप सो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया है वो है बच्चे हमारी किसकी, सॉल्ट की और है एसिड्स की। ठीक है, पार्ट 4 जो वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करूंगा वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो किस तरीके का प्रॉपर्टी अपना शो करता है, ये आपको पता चलेगा। तब तक अपने रवि सर साइंस फैकल्टी के साथ बने रहें। आपका दोस्त रवि सर।